हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यूपी योद्धा लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। बता दें कि इससे पहले हमारे साथ यूपी योद्धा के कप्तान नीतीश कुमार भी जुड़े थे और उन्होंने भी कई बातें रखी थी और बताया था कि किस तरीके से वो यूपी योद्धा के साथ जो ये इंस्टेंट है उसको वो कैसा देख रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी बात उन्होंने अपने फैंस के सामने रखी थी। आपने भी उनसे कई सवाल पूछे थे और याद होगा कि उस वक्त हमारे साथ दबंग दिल्ली के दबंग रेडर नवीन कुमार भी आए थे और उन्होंने भी नीतीश से क्या वो लाइव देखा था। तो उम्मीद होगी कि आज भी जुड़ेंगे जरूर कुछ हमारे साथ कबड्डी के दिग्गज। फिलहाल इंतजार हम कर रहे हैं, ऋशांक जैसा ही लाइव आते हैं हम उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इंतजार ऋशांक से है और हम चाहेंगे कि ऋशांक जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े। फिलहाल एक बार फिर कोशिश करते हैं कि क्या ऋशांक यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक या नहीं। चलिए देखा जाए एक बार और। लाइव आ चुके हैं, उनको इनवाइट हमने भेज दी है और बस इंतजार है कि जैसे ही ऋशांक इस इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे साथ। ऐसा लग रहा है कि शायद नेटवर्क में थोड़ी सी जी ऋशांक आखिरकार आप आ गए। थोड़ा सा इंतजार बढ़ा दिया ऋशांक आपने हमारे फैंस का और बहुत बहुत स्वागत ऋशांक आपका यूपी योद्धा के इंस्टा लाइव में। थैंक यू ऋशांक, इस वक्त तो जो प्रोग्राम का नाम है, जो हमारे शो का नाम है वो है मैच और मसाला चाय। मेरे हाथ में तो ये चाय का मग या चाय का गिलास या चाय की कप मसाला वाली आ चुकी है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ हाँ, आपकी तरफ लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है ऋशांक। कोई नहीं ऋशांक, तो आप तैयार हैं क्योंकि कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जो आपसे सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का जवाब आपको देना होगा। बाउंसर्स आ सकते हैं आपकी तरफ ऋशांक? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, चलिए ऋशांक, लेकिन सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं तो कुछ एक ऐसी कबड्डी के ऊपर में चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम तो ये जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ऋशांक आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस तरीके से आप खुद को फिट रख रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन में तो फिलहाल घर में ही हूँ मैं और वर्कआउट वगैरह जो है वो घर में ही करता हूँ। तो पूरी तरह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से मतलब एक दिन भी मैंने वर्कआउट मिस नहीं किया। तो एक शेड्यूल बना हुआ है, सिर्फ अच्छा अच्छा खाना है, अच्छी डाइट लेना है, अच्छा प्रैक्टिस कर मतलब अच्छा वर्कआउट करना है और अच्छी तरह से नींद लेनी है, मतलब रेस्ट अच्छी तरह से लेना है। तो यही मेरा अभी शेड्यूल बना हुआ है इस लॉकडाउन में। वाह, लेकिन निशांत थोड़ा सा मिस तो कर रहे होंगे, मैट को मिस कर रहे होंगे, अपने टीममेट्स को मिस कर रहे होंगे आप। और ये जो सीजन था अगर सब कुछ सही रहता तो शायद एक हम लोग कबड्डी का एक सीजन भी देख रहे होते अभी। तो इन चीजों को जरूर आप मिस कर रहे होंगे निशांत। देखिए, मिस तो बहुत ज्यादा करता हूँ क्योंकि हमें मतलब पूरी तैयारी की थी कि सीजन शुरू होगा जून जुलाई में और पूरी तरह से हम रेडी थे कि अभी सीजन शुरू होगा और जो भी तैयारी उसके पहले जो करनी थी वो शुरू कर दी थी। और अचानक से ये कोरोना का ऐसे शुरू हुआ और उसके वजह से लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो मिस तो कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हुआ है कि अभी घर पे ही है और कुछ एक्टिविटी है नहीं, मतलब जो आउटडोर एक्टिविटी हम लोग कर पाते वो कर नहीं पा रहे अभी। तो मिस करते ही है, मैचेस भी हो जाते थे अभी तक बहुत सारे और वो मिस करते हैं कि मैच खेलना मिस करते हैं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैच खेलना मिस करते हैं ऋषांक। बहुत ज्यादा फैंस हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और कई ऐसे फैन हैं जो कह रहे हैं कि वो भी खुद कबड्डी प्लेयर हैं और आपसे काफी ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दें ऋषांक के बारे में कि ये के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कबड्डी का वो दौर भी देखा जब कबड्डी मिट्टी पर खेली जाती थी, मड में खेली जाती थी। उस दौर से ऋषांक आए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए आज एक फास्ट पेस हो चुका है कबड्डी का, मैट आ चुका है और मैट के ऊपर में खेलते हैं। तो ऋषांक, हम यहीं से शुरू करते हैं और आपसे ये इस सफर को जानने की कोशिश करते हैं कि मड से जब आप मैट पर आए ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था, कितनी परेशानी हुई, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैट के ऊपर में जो एक रफ्तार वो बहुत तेज हो जाती है तो मिट्टी के ऊपर में थोड़ी रफ्तार धीमी रहती है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया, ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका? देखिए, शुरुआत तो मिट्टी से ही की थी हमने और जब भी खेलते थे, बचपन में भी खेलते थे, तो मैट का हमें पता ही नहीं था कि कबड्डी मैट पे होती है। तो जैसे जैसे खेलने का जो एक्सपीरियंस बढ़ते गया तो पता चलने लगा कि
इंडिया टीम जो है, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो ही मैच पे होते हैं सिर्फ, और जो भी हमारे जो स्टेट में और जो भी इंडिया में जितने भी मैचेस होते हैं वो मिट्टी पे ही खेलना पड़ता है। तो मिट्टी से ही शुरुआत हुई थी, और हमेशा से एक सपना रहा था कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तब हम जरूर मैट पे कदम रखेंगे, मैट पे खेलेंगे। तो ये एक सपना हमेशा से रहा था। और मिट्टी पे वाकई गेम पहले बहुत ही स्लो होता था, क्योंकि मिट्टी पे उतना स्पीड नहीं मिलता है और बहुत स्लो रहता है गेम। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अब जब मैट पे कबड्डी आई है तो कबड्डी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत डेवलप हो गया है गेम, गेम बहुत फास्ट हो गया है। फिटनेस रिलेटेड बहुत मतलब सीरियस रहना पड़ता है हर एक प्लेयर को, क्योंकि गेम फास्ट हो गया है तो इंजरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं अभी इंजॉय करता हूँ मैट पे खेलना, क्योंकि एक हैबिट सा हो गया है और अच्छा भी लगता है मैट पे खेलना। बिल्कुल 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 सही कहा ऋषांक। ऋषांक, हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ दर्शक हैं जो जिनका एक कॉमन सा सवाल नजर आ रहा है। वो यही जानना चाह रहे हैं कि वो कबड्डी में कैसे आगे बढ़े। ऋषांक से वो जानना चाहते हैं कि कैसे वो कबड्डी के इस खेल में अपने आप को स्थापित करें, एक खिलाड़ी बने। ये कई सवाल आ रहे हैं ऋषांक, कई फैंस के जरिए। तो इसका थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अह, देखिए, जो भी यंगस्टर जो है, जो भी कबड्डी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी प्रो कबड्डी के वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगा है हर एक प्लेयर को। मतलब हमारे टाइम पे जब हमने शुरू किया था खेलने के लिए, तभी हमें पता नहीं था कि इतना अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिलेगा। पर अभी जो है बहुत वाइड हुआ है अपॉर्चुनिटी, और जो यंगस्टर्स है वो अपने एक प्रोफेशनली और करियर के बारे में सोच सकते हैं कि कबड्डी में उनका करियर बन सकता है करके। पहले ऐसा नहीं था। तो उसके लिए यही मैं कहूंगा कि अच्छी मेहनत करना, एक अच्छा क्लब ज्वाइन करना, तुम्हारे आसपास के जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे एक अच्छी क्लब ज्वाइन करना, या फिर एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करना जहाँ पे तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस मिलेगी, और गेम के बारे में तुम्हारा मतलब स्किल्स डेवलप होंगे, और अच्छी स्किल्स होंगे, अच्छे प्रैक्टिस करोगे तो जरूर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, फिर स्टेट खेलना पड़ता है। तो स्टेट जब खेलोगे तो तुम प्रो कबड्डी के लिस्ट में तुम्हें तुम्हारा नाम आ सकता है। तो ये सब प्रोसीजर्स है उसमें। और अभी यंग टैलेंट्स भी स्कूल से भी शुरू हुआ है अभी कबड्डी। तो बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ जो यंगस्टर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है और कुछ करके दिखाना है। बस मैं ये कहना चाहूंगा उनको। बिल्कुल। और जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है, ऋषांक ने जवाब दिया और उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे। लेकिन इस पूरे लाइव को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस लाइव के दौरान ऋषांक और भी बताने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि कैसे जो युवा खिलाड़ी हैं वो आगे आ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, और आने वाले वक्त में वो एक शायद दूसरे ऋषांक भी बन सकते हैं। कैसे, वो इस लाइव के अंत में जरूर ऋषांक आपको बताएंगे। लेकिन ऋषांक, थोड़ा सा हम लोग अब चलते हैं अपने इस इंटरव्यू की तरफ। यूपी योद्धा की जब बात होती है तो ऋषांक दिवाड़ीका, ये नाम सबके जहन में सबसे पहले आ जाता है। लेकिन बिल्कुल। ऋषांक के लिए यूपी योद्धा की तरफ से वो कौन सा मैच है जो हमेशा जहन में रहता है, सबसे मेमोरेबल मैच, मेमोरेबल मोमेंट? देखिए, मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट यही था जब सीजन 5 में नितिन तोमर जो हमारे कैप्टन थे उस टाइम पे, तो वो एक मैच के लिए शायद थोड़े बीमार थे, इसलिए वो खेल नहीं पाए। और उस टाइम पे मुझे कैप्टन बनाया गया था वो मैच के लिए। जयपुर पिंक पैंथर के साथ हमारा मैच था, और उस मैच में मैंने 28 पॉइंट्स लिए थे। तो वो सबसे मेमोरेबल मैच हो है मेरा। मतलब अभी भी मैं चेरिश करता हूँ वो मोमेंट जब मैं वो 28 पॉइंट स्कोर किए थे। बिल्कुल। और वो बात दर्शकों को याद होगी, सीजन 5 की है ऋषांक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सीजन सीजन बिल्कुल 5 में बिल्कुल। आपने वो स्कोर किया था, लाजवाब थी। कोई नहीं भूल सकता है जो आपका प्रदर्शन था ऋषांक। डिफेंडर्स में सबसे ज्यादा मुझे हमेशा से मतलब अच्छे डिफेंडर्स जो लगे वो फजल अतराजली है, और विशाल माने जो है, और रविंदर पहल है। तो ये सब डिफेंडर्स जो है बहुत ही एक्सपीरियंस डिफेंडर्स है, और इनके सामने जब भी मैं खेलने जाता हूँ तो एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए उनके सामने खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्किलफुल है। तो कैसे एस्केप करना है ये सब हमारे दिमाग में पहले से ही
फीड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ब्लाइंडली हम इनके सामने खेल नहीं सकते। तो बहुत बहुत ही अच्छा एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कैसे इनके डिफेंस से हमें पॉइंट ले आ सकते हैं हम। तो एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। चलिए, तो फजल अतरा चली और साथ ही साथ अगर बताया जाए तो आपने रविंद्र पहल का नाम लिया। इन दोनों से थोड़ा सा हिचकिचाते जरूर हैं आप, और शायद अगर फजल की बात की जाए तो उनको करीब से जानते भी होंगे निशांक, आप साथी भी रहे हैं आप। हाँ हाँ। हाँ, फजल मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। जब हम मुंबई टीम में थे, साथ में थे, और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी और उसकी। तो हम कहीं भी ऐसे वो नया था उस टाइम पे बॉम्बे में, और उसका पहला सीजन था प्रो कबड्डी का। तब एक अच्छी बॉन्डिंग थी। कहीं भी हम बाहर जाते, घूमने जाते थे, मतलब उसको बहुत पसंद था कि जब भी फ्री टाइम होता था तो हम किधर भी ऐसे घूमने चले जाते या मूवी को जाते थे। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी और मेरी पहले से ही। चलिए, बॉन्डिंग की जब बात हो रही है निशांक, तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यूपी योद्धा के साथ इस वक्त निशांक की बॉन्डिंग कैसी है। एक परिवार की तरह जब आप साथ में रहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, और क्या खासियत है इस यूपी योद्धा में जो निशांक के साथ एक जबरदस्त बॉन्डिंग बनाकर चल रही है। देखिए, बहुत मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि अभी पिछले 3 सीजन से मैं यूपी योद्धा के साथ जुड़ा हूँ। और पहले जो 4 सीजन थे मैं मुंबई के साथ खेला था, तो उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी। पर उसके बाद एक चेंज चाहिए था मुझे, और वो चेंज यूपी योद्धा ने मुझे दिलाया। और उस वजह से मैं बहुत मैच्योर्ड हुआ, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल गए, और मैं गेम को अच्छी तरह से समझने लग गया। तो यूपी योद्धा के साथ इतने साल जब मैं खेल रहा हूँ, तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिला है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो यंग टीम है पूरी। तो उनके साथ खेलने का एक माहौल भी हमारा बहुत अच्छा है। आपने देखा है कि जो भी मैच हम खेलते हैं, एक यूनिटी होती है हमारे टीम में। तो वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर एक टीम में यूनिटी होना बहुत ही नेसेसरी है। और जब मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ जो है वो स्ट्रांग होगा, तो एक टीम में यूनिटी भी बहुत अच्छी तरह से बनती है। तो ये एक टीम की प्लस पॉइंट है। और हम प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स, हम खुशनसीब है कि हम यूपी योद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। ये सवाल है कि आप यूपी योद्धा में करीब करीब 3 सीजन से ज्यादा हो चुका है, आप खेल रहे हैं, रह रहे हैं, कई खिलाड़ियों को आपने करीब से देखा है और कई युवाओं को देखा है। एक सवाल अगर आपसे पूछना चाहें, और यूपी योद्धा के फैंस जानना चाह भी रहे हैं कि कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो आने वाले वक्त में यूपी योद्धा का एक बड़ा सितारा हो, फ्यूचर हो, भविष्य हो। देखिए, प्लेयर्स तो बहुत यूपी योद्धा ने हमेशा से यंग प्लेयर्स को बहुत मोटिवेट किया है। और आप देख सकते हो कि नीतीश कुमार जो था, वो भी ऐसे यंग टैलेंट हमारे पास आया था, और अब नंबर 1 डिफेंडर्स के रेस में है वो। और अभी लेटेस्ट मैं कहूंगा कि जो सुमित है, हमारे लेफ्ट कॉर्नर, वो एक यूपी योद्धा के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। और यंग यंग टैलेंट है, और बहुत उसमें बहुत बहुत स्किलफुल है वो। रेड भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। तो अच्छा लड़का है, और उसमें मुझे ऐसे वो स्पार्क नजर आता है कि वो यूपी योद्धा के लिए एक बड़ा स्टार बन सकता बहुत शानदार। और सुमित, अगर आप ये सुन रहे होंगे तो जाहिर तौर पर आपके लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, एक बड़े सितारे की तरफ से। बहुत बहुत शानदार। और नितेश की भी तारीफ की निशांक आपने, और आप दोनों में बॉन्डिंग भी बड़ी शानदार है। पिछली बार जब नितेश आए थे हमारे साथ इस मैट और मसाला चाय में, तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे, इस वक्त आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग, एक जेल है इस टीम के साथ। अच्छा निशांक, अब चलिए हम लोग अपने उस सेगमेंट की तरफ आते हैं। अब आपको हाथ में लेना होगा, मेरे हाथ में ये चाय जरूर है, लेकिन आपके हाथ में अब वो गिलास आ जाना चाहिए, दूध का गिलास। दिखाइए पहले है मेरे दर्शकों को। ग्लास में। ये लीजिए, दूध का गिलास आ चुका है निशांक के हाथ में। थोड़ा सा बहुत जल्दी से हम बता दें कि ये कौन सा सेगमेंट है। ये सेगमेंट ऐसा है कि कुछ सवाल हम करेंगे, 10 सवाल रहेंगे हमारे पास, और निशांक से करेंगे। और अगर वो उन सवालों का जवाब इस तरीके से होगा कि अगर मैंने पूछा आपने ऐसा किया है और निशांक ने ऐसा किया होगा, तो वो दूध का गिलास जो है वो मुंह में लेंगे और एक सिप लगाएंगे। निशांक, इसमें चीट नहीं करेंगे आप, आपने जो चीज की होगी जरूर कहेंगे, और सिप लगाएंगे गिलास का। तो चलिए, आप ओके। तैयार हैं, शुरू करें। हाँ, मैं तैयार हूँ, शुरू कर सकते
सबसे पहले कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको जो वर्कआउट है वो स्किप करना पड़ गया हो, नहीं गए हो वर्कआउट करने के लिए? वैसे तो होता नहीं है कभी। जब कभी? मेरा रेस्ट रेस्ट डे होता है तब मैं रेस्ट लेता हूँ, और जब मेरा वर्कआउट सेशन का टाइम होता है तो मैं उसे मिस नहीं करता कभी भी, तो रेगुलरली मैं करते ही रहता हूँ वर्कआउट। चलिए, यानी आपने कभी मिस नहीं किया, इस बार आप नहीं गिलास किया। नहीं पिएंगे। बहुत बढ़िया, देखते हैं कि आगे आप सिप लगा पाते हैं या फिर दूध वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। आ, कभी आपने कबड्डी के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरे सवाल पर, कभी आपने कबड्डी के लिए क्लास बंक किया है, स्कूल कॉलेज कभी? हाँ, बहुत बार ये। तो चलिए पहले सिप कीजिए आप। ये शुरुआत हो चुकी है, रिशांक ने सिप द मिल्क की शुरुआत कर दी है। क्लासेस मिस किया था रिशांक ने, कब कैसे रिशांक, थोड़ा बताइए, उस याद को ताजा करिए। स्कूल टाइम्स में भी बहुत बार होता था ऐसा। जब लोकल मैचेस होते थे हमारे, तब वेट कैटेगरीज में मैचेस होते थे, तो घर से अलाउ नहीं करते थे, परमिशन नहीं मिलता था। तो मैं घर पे मॉम को बताता कि मैं क्लासेस जा रहा हूँ, और उसी बहाने मैं मैच के लिए चले जाता था वहां से। तो तब मेरे क्लासेस बंक होते थे। कॉलेज में भी बहुत बार ऐसे हुआ है, जब भी हमें कोई भी लोकल मैच खेलना पड़ता था तो उस दिन मैं कॉलेज नहीं जाता था, तो मैचेस खेलता था। तो ऐसे बहुत बार हुआ है। चलिए, बहुत बार हुआ है, सही कहा आपने, और इसलिए आपने सिप भी लगाई। अगला सवाल ये थोड़ा सा सोच के बताइएगा और इसमें छुपाइएगा मत। क्या कभी ऐसा हुआ है रिशांत कि आप मैच खेल रहे हो, आप मैट पर हो, और ऑडियंस में कोई ऐसा दिख गया हो जिसको देखकर आपने कभी थोड़ी सी स्टाइल मारी हो या उसे इंप्रेस करने की कोशिश की हो मैच से? अ, नहीं, ऐसे तो कभी नहीं हुआ है, पर ऑडियंस में हमेशा जब भी बॉम्बे में मैचेस होते हैं तो मेरी मॉम आती है, तो तभी ऐसे मुझे लगता है कि उनके सामने मुझे अच्छा खेल के दिखाना है, तो वो एक रहता है, तो मैं उसके लिए एक सिप लूंगा। चलिए, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट, ऐसा किया नहीं लेकिन माँ के लिए आपने कभी कुछ किया तो उसके लिए भी आपने सिप लिया। शानदार शानदार रिशांत। रिशांत, हालांकि आपने जो एक इससे पहले जो मेरा सवाल था वर्कआउट का, उसको लेकर आपने ये जवाब दिया था, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा हो और आपकी तबीयत खराब हो, या फिर आपने बहाना मार दिया हो कि यार आज नहीं आ पाऊंगा, आज मैं थोड़ा सा तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, बीमारी का बहाना? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो कभी नहीं हुआ है। मतलब कबड्डी प्लेयर्स, मतलब मैं ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी कबड्डी प्लेयर्स जो है ये बहुत ही स्ट्रांग मेंटालिटी के हैं, और ऐसे छोटे मोटे बीमारी या कुछ भी हो तो उसे मतलब फेस करके आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से प्लेयर्स को भी मैंने देखा है कि अगर कुछ छोटा मोटा इंजरी है या फिर बुखार है, कुछ है, पर मिस नहीं करते। प्रैक्टिस सेशन हम रेगुलरली अटेंड करते ही है, और हमें हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे करके ऐसा। तो तो कभी वो मिस हुआ नहीं है ऐसे। कभी हुआ नहीं है मेरे से, तो कभी नहीं हुआ है। चलिए, फिर आपने बचा लिया, यानी 4 में 2 बार आपने सिप लगाई और 2 बार नहीं लगाई, हालांकि माँ को लेकर एक बार आपने वो सिप जरूर लगाई। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपने जरूर ऐसा कभी किया हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने झूठ बोला हो कि यार ये वाली जो डिश है, मैं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये ना बोलकर आपने कहा कि ये डिश मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि डाइट प्लान में ये नहीं है। असल में वो डिश आपको पसंद नहीं है, यानी करेला या कोई ऐसी चीज आ गई वो आपको पसंद नहीं है, और आपने ये बोल दिया कि भाई आज के डाइट प्लान में ये नहीं है तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, ऐसा हुआ है। मतलब घर पे होता है नॉर्मली। पहले सिप लगाइए, पहले निशांक सिप लगाइए आप। वाह, अब बताइए कौन सी सब्जी और क्या हुआ था? देखिए, मैं ज्यादा मतलब नॉनवेज ही प्रेफर करता हूँ खाने के लिए। तो मॉम हमेशा से ऐसा रहता है कि जब भी वेज बनता है घर में, तो जैसे करेले की सब्जी हो गई या फिर बैंगन की हो गई, तो ये सब ज्यादा मैं खाता नहीं, और तब मैं ऐसे अवॉइड करता हूँ खाने के लिए कि मुझे भूख नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए करके। तो वैसा हो जाता है। अरे वाह शांग, मैंने तो एक गेस किया था क्योंकि करेला मुझे पसंद नहीं है, मैंने बोला, और आपने इत्तेफाक से वही करेला आपको भी नहीं पसंद है और आपने वो मिल्क भी सिप किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार निशान। अच्छा निशान, कभी ऐसा हुआ है कि सीजन के दौरान या फिर यूं कहें कि ट्रेनिंग या सीजन में आपको होम सिकनेस जैसी चीज लगी हो कि यार अभी घर में है, अभी इस सीजन में
थोड़ा सा घर में ही रहना चाहिए? सच सच बताइए, कभी ऐसा लगा या पहले हमेशा कबड्डी रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा है, मतलब कबड्डी को पहला ही प्रेफरेंस रहा है हमेशा से, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। वाह ऋषांक, जितने भी आपके फैन हैं जो इस वक्त ये लाइव देख रहे होंगे, काफी कुछ सीख सकते हैं आपसे। एक कितने डिसिप्लिन्ड है आप कबड्डी को लेकर, किस तरीके से आप आगे बढ़े हैं। सच में एक आप प्रेरणा के स्रोत हैं फैंस के लिए। बहरहाल थैंक यू। इस सेगमेंट में ही आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने चोरी छिपे अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ मना करने के बावजूद नाइट आउट पर निकल गए हों, कहीं पर घूमने चले गए हों, कि सीजन के दौरान? ये आप ये भी मान सकते हैं कि आप जब होटल में रहते हैं, ये मैंने कभी कभार देखा भी है, ये चीजें मैं जानता हूं कि मैनेजर्स मना करते हैं। हो सकता है टीम मैनेजर इस वक्त आपके देख रहे हो ये लाइव, माइकल। और कई बार ऐसा होता है कि मना किया जाता है कि भाई आप नहीं जाएंगे, ये आपका ये प्लान है, जब तक सीजन चल रहा है, जब तक मैचेस चल रहे हैं, आप रूम में रहेंगे, होटल में रहेंगे। तो क्या कभी होटल आपने स्किप किया है और नाइट आउट किया है दोस्तों के साथ, या घर से कभी झूठ बोलकर बाहर गए हैं ऋषांक? नहीं, घर से जाना तो कभी हुआ नहीं, और ना ही होटल से जाने कभी हुआ, क्योंकि जैसे बोला आपने, माइकल जो हमारे मैनेजर है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और ऐसे ऐसे कभी वो अलाउ करेंगे ही नहीं किसी भी प्लेयर्स को। मतलब हमें अगर दिन में भी बाहर जाना होता है तो हमें उनको परमिशन लेनी पड़ती है उनकी, और उनको बताना पड़ता है रीजन क्यों जा रहे हैं हम बाहर। और ऐसा है ना, उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया हमारे टीम में कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो उनको हमारा लोकेशन भेजना पड़ता है हमें ओके। व्हाट्सएप पे। ओके। हाँ, तो वो अच्छा। उसे ट्रैक करेंगे और वो देखेंगे कि तुम वहीं पे जा रहे हो या फिर और किधर जा रहे हो। तो ये बहुत ही मुश्किल है। कभी टीम में ऐसे हुआ नहीं कि हम नाइट आउट के लिए बाहर गए, तो ऋषांक ऋषांक, इस वक्त माइकल भी देख रहे हैं और उन्होंने कमेंट भी किया है कि यार यही मैं जानना चाह रहा हूँ, यही मैं जानना चाहता हूँ ऋषांक से। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ऋषांक कि माइकल को देखकर आप ये थोड़ा सा बताने से परहेज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पर ये टीम के डिसिप्लिन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। नहीं तो कोई भी प्लेयर किधर भी चले जाएगा, और वो एट द एंड ऑफ द डे एक टीम मैनेजर की जिम्मेदारी होती है उसको हैंडल करना, प्लेयर्स पे ध्यान रखना। तो माइकल जो है ये बहुत ही अच्छे से टीम को हैंडल करते हैं। तो यही है। चलिए माइकल, आप देख भी रहे होंगे और अब संतुष्ट होंगे कि कम से कम आपके पीछे भी ऋषांक ने ऐसी चीजें नहीं की है। थोड़ा सा डर खौफ बनाकर रखे हुए हैं आप अपनी स्ट्रिक्टनेस का। अच्छा ऋषांक, कभी ऐसा हुआ है कि आप ने जैसा आप लगातार बता भी रहे हैं कि कबड्डी को लेकर आपको बहुत ज्यादा प्यार है और कबड्डी, हर चीज में कबड्डी आपके लिए आगे रही है, तो क्या कभी चोट को छुपाते हुए आपने कबड्डी खेला है? नहीं बताया है कि मुझे चोट लगी और आप कबड्डी में उतर गए, मैट पे उतर गए? देखिए, छोटे मोटे इंजरीज तो होते ही है। मतलब जैसे खेलते वक्त हमें इंजरीज तो रहते ही है, तो हमेशा से यही रहा है कि मैचेस को पहला प्रेफरेंस देना है और मैचेस स्किप नहीं करने। तो इंजरीज तो होते हैं, चोट तो लगती है, और उसको छुपाते हुए खेला है आपने? छुपाते हुए मैट पे उतरे नहीं, हैं, ना छुपाते बताते हुए हुए? ऐसे ऐसे कभी नहीं खेला, छुपाते हुए तो कभी नहीं खेला। पर ग्रेट। जो भी है, मतलब चोट को लेके बहुत बार खेला है, पर ऐसे छुपाते हुए कभी नहीं खेला। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, अब एक चीज ये भी देखने को मिलती है ऋषांक, कि जब आप लोग वर्कआउट करते हैं और मैच से पहले ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो पुशअप पर बहुत ध्यान देते हैं कि भाई तूने कितना पुशअप किया, मैंने कितना पुशअप किया। कभी ऐसा हुआ है ऋषांक कि पुशअप्स को लेकर आपने चैलेंज दिया अपने टीममेट को या किसी साथी को कि तू कितना पुशअप कर सकता है? मैं तो 200 कर लूंगा, मैं 100 कर लूंगा, और उस चैलेंज के बाद आप खुद हार गए हो? अ, नहीं, हारा तो नहीं था। एक पुशअप चैलेंज हमारा हुआ था टीम में पिछले साल। जब विशव करके एक प्लेयर है, तो उसके साथ मेरा कंपटीशन था, पुशअप कंपटीशन, और उसमें मैं हारा नहीं था, मैं जीता था। तो वो ही मैं शेयर कर सकता हूँ। आप जिस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। ये है, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ऋषांक को दूध पसंद नहीं है, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 ही बार उन्होंने सिप लिया है, बाकी सब ने
क्या सही है निशांक के? दूध मुझे ज्यादातर मैं पीता नहीं है, दूध नहीं पीता हूँ ज्यादा, मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ, पर कभी कभार एक आधा ग्लास हो जाता है। तो तब तो मुझे अभी मुझे अभी सेगमेंट का नाम सवाल ही सिप द ऐसे कॉफी थे रखना कि था। सवाल ही ऐसे थे कि दूध मतलब पीने हुआ ही नहीं मुझे। मतलब जो भी सवाल तुमने पूछे वो मैंने सही से जवाब दिए उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि कहीं ना अगली बार जब निशांक आएंगे तो इनके लिए सेगमेंट का नाम बदल के सिप द कॉफी रख दिया जाए। तब शायद बिल्कुल भी, आप बिल्कुल एक्सेप्ट बिल्कुल। करने लगे। अच्छा राइट चलिए, राइट। और जब ये चीजें हैं तो एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं सिप द मिल्क सेगमेंट का। और वो ये है कि कोई ऐसा कोच जिससे आप थोड़ा सा डरते हो इन द सेंस उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हो और उनकी बातों को लेकर बहुत ज्यादा आप पे स्ट्रिक्ट रहते हो, क्योंकि उनका उनकी खुद की छवि आपके लिए स्ट्रिक्ट हो, वो जो बोलते हैं अरे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद कोच सर को बुरा लग जाएगा, कोई ऐसा कोच अब तक? देखिए हमेशा से जब से शुरुआत की थी कबड्डी की, तो मेरे कोच है प्रताप शेट्टी करके, जो हमारे हम्म। बीपीसीएल टीम के भी कोच है। तो उन उनके लिए हमेशा से एक रिस्पेक्ट रहा है। डर तो रहता ही है, मतलब अगर कुछ गलत हम करेंगे तो जरूर वो हमें डांटेंगे उस चीज को चलिए लेके। तो पर यहाँ पर आपको पहले सिप लेना पड़ेगा ऋषांक। कम से कम आपने एक्सेप्ट किया तो सिप तो लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर सिप, ऋषांक ने आखिरकार 10वें सवाल पर सिप जरूर किया। बताइए बताइए ऋषांक, आप बता रहे थे। हाँ, तो वही एक रिस्पेक्ट था उनके लिए, हमेशा से अभी भी है। और ऐसे रहता है कि होता है ना कि हमें जो पहले कोच मिलते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमेशा से एक अच्छी राह पर हमें गाइड करते हैं। तो उनको मैंने हमेशा से फॉलो किया है। और उनके लिए मुझे मतलब थोड़ा डर रहता है ऐसे कि मैं कभी कुछ गलत खेल ना जाऊं, गलत खेलूं नहीं और गलत कुछ करूं नहीं। तो ऐसे हमेशा से डर रहा है जब भी वो मेरे साथ, मतलब हम मेरे टीम में मतलब कोचिंग कर रहे थे तभी। चलिए तो चलिए, सिप द मिल्क का ये वाला सेगमेंट हम रोकते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर रैपिड फायर की तरफ भी जाएंगे। एक युवाओं के लिए कुछ टिप्स की बात करते हैं ऋषांक आपसे, और वो इसलिए कि अ, ऐसा माना जाता है ऋषांक कि जो रेडर का करियर होता है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा पाता है, क्योंकि उसे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। हमेशा अगर थोड़ा सा भी स्लो हो जाता है तो फिर रेडिंग में दिक्कत होती है। पर ऋषांक ने खुद को किस तरीके से यहां तक लाया, क्योंकि आपको भी कई बार चोटें लगी हैं, लेकिन उन चोटों से आप उभरे हैं, उभर कर वापस मैट पे आए हैं, वापस कमाल का प्रदर्शन किया है। तो ये सब कैसे एक रेडर के तौर पर कैसे आपने किया है, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाएंगे? देखिए वाकई रेडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, क्योंकि गेम इतना फास्ट हुआ है और मैट पे इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो हमेशा से पहले मैं इतना सीरियस नहीं था फिटनेस को लेके। पहले ऐसे था कि जो भी फिटनेस टीम में कराया जा रहा है और जो भी कोचेस करा रहे, जो हमारे ट्रेनर्स करा रहे, तो उतना ही मैं करता था। पर बाद में मुझे पता चलने लगा कि ये गेम के लिए बहुत ज्यादा फिटनेस की रिक्वायरमेंट है और एक डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक्स्ट्रा भी फिटनेस करने लगा, मतलब मेरे खुद से मैं टाइम निकाल के जिम जाता हूँ, या फिर जो भी मेरे इंजरीज है तो उसको रिहैब करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडर के लिए अभी ये गेम बहुत फिटनेस रिलेटेड हो गया है, जो बहुत ज्यादा डिमांड करती है गेम फिटनेस, फिटनेस, क्योंकि अगर प्लेयर फिट है और तो ही वो इस रेस में अच्छी तरह से खेल पाएगा और अपना परफॉर्मेंस जो है वो 100% एक पीक लेवल पे दे पाएगा, दिखा पाएगा सबको। तो फिटनेस को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। और मैं सभी से यही कहूंगा कि जो यंगस्टर्स है अभी जिन्होंने शुरुआत की है, तो फिटनेस को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए उन्होंने। और एक प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट, तो ये एक की रोल है, मतलब अगर कबड्डी में लंबे समय तक जुड़े रहना है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषांक। ऋषांक, इस वक्त आपके कप्तान साहब भी जुड़ गए हैं, और उन्होंने एक कमेंट किया है, नितेश ने। और शायद इसलिए किया है वो कमेंट क्योंकि शुरुआत वो नहीं देख पाए होंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि लॉकडाउन में कैसे खुद को फिट रख रहे हैं, ये आपके कप्तान, यूपी योद्धा के कप्तान नितेश पूछ रहे हैं ऋषांक। हाँ,
देखिए मेरे पास जिम के पूरे इक्विपमेंट है। तो लॉकडाउन में ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा मतलब प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि घर घर में मैं कर सकता हूँ अच्छी तरह से जिम। और अपना टाइम यहाँ पे मतलब मैं अभी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाहर जाना नहीं मिल रहा है मुझे इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ या सैड हूँ। पर मैं घर में रह के बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे जो पसंद है वो मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। कि सुबह उठना है, फिटनेस करना है, फिर वापस से जो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा करना है, फिर उसके बाद रेस्ट लेनी है अच्छी, फिर शाम को वापस से फिटनेस करना है। तो जो शेड्यूल हम कैंप में करते थे तो वो यहाँ पे करवाते। सिर्फ यही कमी है, सिर्फ मैट की प्रैक्टिस जो है वो हम कर नहीं पाते और जो भी आउटडोर ट्रेनिंग है वो नहीं कर पाते। तो वो कुछ ही दिनों में शुरू हो भी जाएगा ऐसे में मुझे लगता है। पर जो फिटनेस करना चाहिए था मैंने, जो भी वेट ट्रेनिंग हुआ, जो भी ट्रेनिंग हमें करना चाहिए था, तो मैं उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया है इस लॉकडाउन पीरियड में। चलिए, नितेश का जवाब मिल गया, हम आगे बढ़ते हैं रिशांक। लेकिन दो छोटा छोटा सा सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से पूछ रहे हैं। एक विवेक है और एक नवनीत यादव है। नवनीत आपसे पूछ रहे हैं कि रिशांक सर से आप ये पूछिए कि 2018 अलीगढ़ डीपीएस में काफी यादें रही हैं, तो थोड़ा सा उन यादों के बारे में रिशांक से पूछिए। क्या आप समझ रहे हैं? ये नवनीत का देखिए, सवाल है रिशांक। मैं यही कहना चाहूंगा नवनीत के बहुत ही अच्छी यादें थी हमारी अलीगढ़ में जब हम वो कैंपस में जब प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहाँ पे ऐसे था कि नॉनवेज हमें नहीं मिलता था तो वो वो एक सबसे मतलब माइनस पॉइंट था हमारे लिए। पर बहुत अच्छा था जितना हम एक महीना हमने वहाँ पे ट्रेनिंग किया। और वेजिटेरियन खाना भी बहुत बहुत अच्छा था। तो अ, जो पूरा ट्रेनिंग कैंपस जो था वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, फैसिलिटीज बहुत अच्छे थे। तो एंजॉय किया हमने अलीगढ़ में रहना। चलिए नवनीत, आपका जवाब मिल गया। विवेक बार बार पूछ रहे हैं रिशांक कि कन्नड़ में एक लाइन आप कुछ बोल दीजिए या विश कर दीजिए। क्या कन्नड़ में आप बोल सकते हैं विवेक के लिए? नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೆ। चलिए, बहुत खूब। विवेक, खुश हो गए होंगे आप और आपकी बात रिशांक ने मानी। रिशांक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि एक रेडर का करियर कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे युवाओं को आपने टिप्स दी। अगर इस मॉडर्न डे की बात करें, आज के दिनों की बात की जाए, तो एक 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 एथलीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है डाइट प्लान? उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खुद को फिट रखना चाहिए? थोड़ा सा युवाओं को मार्गदर्शन दें। देखिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमारे हमारा गेम जो है वो वेट रिलेटेड भी है और उसके साथ में स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो डाइट कॉन्शियस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओवर वेट लेके भी खेल नहीं सकते और कम वेट लेके भी खेल नहीं सकते। तो ये चीज़ है कि हमारे वेट को एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है जिससे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो वैसे का वैसा ही रहे और गेम में इम्प्रूवमेंट आए। तो डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी डाइट, एक हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करना चाहिए सभी यंगस्टर्स के लिए। चलिए, बहुत खूब ऋषांक। ऋषांक के कुछ फैंस का भी ये सवाल है और मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से अपने पूरे करियर को बैलेंस किया है, क्योंकि आप स्कूल हो, कॉलेज हो, आप कबड्डी बिल्कुल शुरू से खेल रहे हैं। तो स्कूल कॉलेज के दौरान कैसे आपने कबड्डी की तरफ भी अपने आप को बैलेंस किया, वहां पर भी रखा, फिर मुंबई से आपने कबड्डी खेलना शुरू किया, उसके बारे में भी थोड़ी सी याद ताजा करें। और साथ ही साथ जब आप एक बैंक के लिए भी आप काम करने लगे थे, बैंक में एक नौकरी भी करने लगे थे, तो इन तमाम चीजों में कैसे आपने सब कुछ कबड्डी को एक साथ रखते हुए आगे बढ़े और एक बैलेंस कैसे आप कर पाए? देखिए कबड्डी जब मैं खेलता था, जब स्कूल स्कूल में मैं था तब कबड्डी मैं सिर्फ मेरे एरिया में खेलता था क्योंकि स्कूल में हमारी कबड्डी की टीम नहीं थी। और एरिया में जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे वकोला में, सांता क्रूज में, तो वहाँ पे मेरी कबड्डी की टीम थी। तो हमारे सीनियर्स खेलते थे तो उनको देख देख के खेलने का शुरुआत किया हमने। और
हमारे यहाँ पे मतलब कबड्डी ये जो गेम है हमारे एरिया में सबसे टॉप पे माना जाता है। ज्यादा बच्चे मतलब क्रिकेट नहीं खेलते, कुछ नहीं, सिर्फ कबड्डी खेलते। तो बचपन से वो देख देख के उनमें मैं प्रैक्टिस करने जाने लगा और अच्छा खेलता था मैं। तो हमेशा से स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी मुझे। स्कूल में मैं कबड्डी नहीं था, इसके लिए मैं फुटबॉल खेलता था स्कूल के टीम के लिए। अच्छा। हाँ, फिर जब स्कूल मेरा कंप्लीट हुआ, कबड्डी तो खेलता ही था क्योंकि मैचेस हर वीकेंड पे मैचेस होते थे, जो भी लोकल मैचेस हम खेलते थे। तो हमारी टीम थी, बहुत ही स्ट्रांग थी वो। और जहाँ भी हम खेलने जाते थे तो हम जीत के ही आते थे, तो इतनी स्ट्रांग टीम थी हमारी। तो स्कूल के बाद कॉलेज में मैंने कबड्डी के लिए कॉलेज ज्वाइन किया। मतलब जिस जिस कॉलेज में कबड्डी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि उसी कॉलेज में जाऊंगा क्योंकि मुझे कबड्डी खेलना था वहाँ पे। तो कॉलेज से मैंने 2 साल कबड्डी खेले। फिर तभी ऐसा था कि कबड्डी उतना फेमस नहीं था जितना अब हुआ है। जैसे प्रो कबड्डी आने के बाद तब ऐसे हम सोच नहीं सकते थे कि करियर बना सकते हैं कबड्डी में। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था शुरुआत में तो, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना था बचपन से। क्योंकि मैं स्कूल में सब स्पोर्ट्स में आगे था, एथलेटिक्स में, या फिर जब स्पोर्ट्स डे होता था वो मेरा दिन होता था स्कूल में कि वाह। बस स्पोर्ट्स डे में ही मैं मतलब मैं अपने आप को बहुत खुश मानता था कि उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि ये सब मेडल्स मुझे मिलने वाले, सब सर्टिफिकेट्स मुझे मिलने, और वैसे ही होता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो वो एक स्कूल का मतलब एक ही दिन ऐसे होता था कि मैं बहुत खुश रहता था उस दिन पे। तो हमेशा से ऐसे ही रहा था कि स्पोर्ट्स में कुछ तो करना है। पर इंडिया में ऐसे था कि सिर्फ क्रिकेट बहुत ज्यादा आगे था और क्रिकेट से ज्यादा मेरा संबंध नहीं था कुछ। तो और किसी स्पोर्ट्स को लेके कभी ऐसे सोच नहीं सकते थे कि उसमें करियर बनाएंगे करके। तो फाइनेंशियल भी थोड़ा घर पे थोड़ा कंडीशन ये था। तो मेरा एचएससी कंप्लीट हुआ 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ इनकम सोर्स के लिए देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ाई के साथ मतलब पढ़ाई करते रहूँगा तो फैमिली पे भी बहुत प्रेशर आना शुरू बर्डन हो आ जाएगा। जाएगा। हाँ, इसलिए फिर मैंने सोचा था, मेरे मेरे स्कूल में एक टीचर ने बताया था कि अगर तुम्हें जल्दी ऐसे मतलब करियर गाइडेंस का एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने बताया था कि तुम एचएससी कंप्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा कोर्स करके तुम ये कर सकते हो, अपना शिप पे जॉब कर सकते हो। मतलब 18-19 साल की उम्र में ही तुम एक अच्छी नौकरी मतलब तुम्हें मिलेगी और तुम अपना घर संभाल सकते हो ऐसे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि अगर स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ तो मैं ये रास्ता चुनूंगा करके ऐसे। तो 12th के बाद जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मैंने वो होटल मैनेजमेंट का वो किया, और मैं होटल लीला में काम पे था। मैं वहाँ पे जॉब पे था। मतलब कम से कम 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब ग्रेट। किया वहाँ पे। फिर उसके बाद कबड्डी तो खेलते ही रहता था मैं। जब भी ऐसे लोकल मैचेस होते थे हमारे एरिया के टीम के, तो वो मैं खेलते रहता था हमेशा से। कभी मिस नहीं किया। कब भी छुट्टी होती थी तो कबड्डी खेलने जाता था, ऐसा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं जॉब पे ही था और एक लोकल मैच खेलते वक्त मुझे प्रताप शेट्टी करके कोच है हमारे, उन्होंने मुझे खेलते वक्त देखा था। और उन्होंने बोला कि तू मुंबई डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेगा क्या। एक टूर्नामेंट था, ठाणे में था, ठाणे मेयर कप करके। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे डायरेक्टली मुंबई डिस्ट्रिक्ट टीम से खेलने के लिए बुलाया, उन्होंने ऑफर किया। तो मेरे लिए बहुत हमेशा से ऐसे था ना कुछ रिप्रेजेंट करना है करके। तो मुंबई के लिए खेलना एक बहुत अलग फीलिंग था। तो उन्होंने मुझे लेटर वगैरह दिया। मैं वो लेटर लेके मेरे मैनेजर के पास गया, उसको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे छुट्टी चाहिए करके एक 3-4 दिन की। तो उन्होंने बोला हाँ, वो खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। उनको पता था कि मैं स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके बहुत जुड़ा हुआ हूँ फ्री। करके। तो हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, छुट्टी ले ले करके उन्होंने मुझे दे दी छुट्टी। और मैं वो टूर्नामेंट खेल के आया। फिर उसके बाद मुझे देना बैंक से कॉल आया। तो बॉम्बे में ही एक टूर्नामेंट था, जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट होते हैं, वो टूर्नामेंट था मुंबई में।
तो तभी ऐसे देना बैंक के वो मेरे कोच है राजेश पाड़ावे करके, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि तू हमारे टीम के लिए खेलेगा क्या। तो मैंने बोला हाँ जरूर खेलूंगा करके। मैंने सोचा नहीं मैं होटल में जॉब कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मतलब मुझे उन्होंने बुलाया बस, मुझे हाँ मैं आऊंगा करके ऐसे बोल दिया। तो फिर मैंने उस पहला ही दिन था मेरा, मतलब मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गया, मतलब ड्यूटी खत्म हुई मेरी और मैं प्रैक्टिस के लिए गया। तो रेगुलरली मैं 2-3 दिन प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू जाते रहा। उनको भी देखना था कि मेरा ट्रायल लेना था कि मैं खेल कैसे खेल रहा हूँ करके। तो उनके टीम के साथ जी। मैं खेला और अच्छा उनको भी पसंद आया कि उनको भी पता लगा कि ये इसमें कुछ तो स्पार्क है करके, ये लड़का मतलब कुछ कर सकता है करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि नेक्स्ट वीक में ही बॉम्बे में एक टूर्नामेंट है, तो वहाँ पे खेलना पड़ेगा तुम्हें करके। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा। पर मैं वरीड था, मैंने उनको हाँ बोल दिया, पर मैं वरीड था मेरे मैनेजर मुझे छुट्टी कैसे देंगे करके। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने छुट्टी लिया था और वापस से उनको मुझे छुट्टी देनी थी, एप्लीकेशन। तो वो हाँ वो मुश्किल होगा, मुझे ऐसे डाउट लग ही रहा था। फिर भी मैं बोला चलो एक ट्राई कर ही लेते, एक लक आजमा लेते बोला। और मैं अपने मैनेजर के पास गया, उसको बोला कि ऐसा ऐसा है करके, मैं मुझे फिर से एक प्रोफेशनल मैच खेलना है करके वहाँ पे बुलाया मुझे। तो वो बोला एक काम कर तू मैच ही खेल करके तू चूज कर तुझे मैच खेलना है या क्या करना है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। मैं हमेशा बिल्कुल। याद करता हूँ कि मैं उसी दिन मैं घर आया, क्योंकि उन्होंने छुट्टी मेरी दी नहीं, मुझे अलाउ किया नहीं। और मैंने मॉम को पूछा कि अब क्या करना चाहिए कि मुझे खेलना तो है और मैं खेल सकता हूँ अच्छा, मुझे उतना कॉन्फिडेंस था अपने आप के ऊपर। और क्या करूँ करके मैंने उनको पूछा मॉम को, तो मॉम ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया कि तू खेल करके, बाद में देखेंगे हम क्या होता है करके, एक ट्राई देने में क्या जाता है ऐसे। तो तब से मेरी शुरू हुई जर्नी वहां से, देना बैंक से। वो पहला ही टूर्नामेंट था प्रोफेशनल टूर्नामेंट जब मैं खेला, और वहां पे मुझे बेस्ट प्लेयर मिला वो टूर्नामेंट का, मतलब पहला ही मेरा टूर्नामेंट। और बेस्ट प्लेयर मुझे का अवार्ड मिला वहां पे, तो वो एक मेरे लिए अचीवमेंट था। और फिर उसी साल में मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत किया। और वो एक ही साल में मुझे डिस्ट्रिक्ट टीम, जो मेन टीम होती है हमारी मुंबई डिस्ट्रिक्ट टीम की, जो उसमें उसमें सिलेक्ट हुआ मैं। फिर बाद में स्टेट टीम में सिलेक्ट हुआ। और स्टेट टीम में वो टाइम पे हम सीनियर नेशनल खेल के आए, और तुरंत 1-2 महीने बाद ही मुझे मेरा जॉब भी मिल गया, मतलब बीपीसीएल में, भारत पेट्रोलियम में, जो गवर्नमेंट जॉब मिलता है नेशनल खेलने के बाद। जो भी हम सीनियर नेशनल खेलते हैं तो उसमें अगर मेडल मिला तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफर होता है, तो वो भी मिल गया। तो मतलब वो एक ही साल में सब कुछ मेरा सेट हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अभी सिर्फ कबड्डी को अच्छी तरह से करियर के लिए परस्यू करना है, और कबड्डी को एज अ करियर सोचना है। तो तब से शुरू हुआ, उसके बाद प्रो कबड्डी आया। फिर ऐसे ही ये जर्नी अब तक मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मतलब कबड्डी के वजह से ही अब तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। सच में ऋषांक, यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल। जितने भी इस वक्त दर्शक देख भी रहे होंगे और जो आपके फैंस होंगे, वो समझ रहे होंगे कि कितनी ज्यादा जो आपने ये बात कही है, ये भले ही एक आपकी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन शायद किसी के लिए ये एक जिंदगी का सफर हो सकता है। और कैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, वो दिशा आपने दिखाई है इनको, काबिले तारीफ ऋषांक। ऋषांक, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि ऋषांक जब का ये कहना है कि जब वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने खेला, तो उनके करियर के लिए एक वो टर्निंग पॉइंट जैसा आ गया। पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, और दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है ऋषांक, मैं चाहूंगा कि आप भी ये बात बताएं कि जब मुंबई के बाद आप महाराष्ट्र से आपने खेलना शुरू किया, और अपनी कप्तानी में 11 साल बाद महाराष्ट्र को आपने नेशनल चैंपियन बनाया, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। कैसा लगा था उस वक्त ऋषांक आपको? एक तो आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई से खेलूंगा, आपने मुंबई खेला, फिर आपने महाराष्ट्र को कैप्टन किया, और 11 साल बाद नेशनल चैंपियन तक पहुंचा दिया ऋषांक। देखिए, महाराष्ट्र के लिए खेलना हमेशा से मैं अभी भी अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि महाराष्ट्र टीम के लिए खेलता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। एज हम नेशनल में compete करने जाते हैं तो हमेशा से महाराष्ट्र ने बहुत डोमिनेट किया है, जो हमारे सीनियर्स थे
और हमेशा से मैं सुनते आया हूँ कि सीनियर्स ने बहुत अच्छा किया था, पर हमारे टाइम पे थोड़ा मतलब हमारी टीम जो थी महाराष्ट्र की वो थोड़ी डाउन हुई थी। और जब मैं भी खेल रहा था तो हम ऐसे थोड़ा सा मतलब रह जाता था हमारा कि हम फाइनल जीत सकते या फिर क्वालिफाई हो सकते, पर हो नहीं पाते थे। कहीं ना कुछ गलती हो जाती थी या फिर ऐसा कुछ हो जाता था। तो मेरा ड्रीम था हमेशा से, जब भी शुरू किया कि महाराष्ट्र के लिए कैप्टन मैं रहूंगा, तब गोल्ड मेडल हमें जीतना है करके। तो मैंने हमेशा से सोचा था वो, और वो टाइम आ गया 2018 में, जब हमने मैं कैप्टन बना। और टीम भी बहुत अच्छी थी, हमारे यंगस्टर्स थे बहुत, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था हमारे टीम का। तो शुरुआत में जब मैचेस शुरू हुए तब हम सेट हो रहे थे, अच्छी मैचेस चल रहे थे, और टीम भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक पॉजिटिवनेस, मतलब जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टीम में, यूनिटी बहुत अच्छी थी। तो मुझे पहले ही दिन ऐसे लग गया कि बस हम इस बार कुछ ना कुछ कर सकते हैं करके ऐसे। तो और वैसा हुआ ही, और एक टीम ने मुझे भी साथ दिया, और सभी प्लेयर्स ने उस टाइम पे अपना 100% दे के, एक टीम यूनिटी के वजह से मैं कहना चाहूंगा कि हम वो फाइनल जीते। और वो जो सपना था, बहुत ही प्लेयर, जो भी प्लेयर्स हमारे साथ थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, उनका भी सपना था कि महाराष्ट्र टीम फाइनल जीते और चैंपियन बने, तो वो हमने पूरा किया। और वो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और मैं हमेशा से वो अचीवमेंट को एकदम ऊपर रखता हूँ। और मतलब खुश नसीब मानता हूँ मैं अपने आप को कि मैं उस टीम का पार्ट था करके। बिल्कुल 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 ऋषांक, एक बड़ी उपलब्धि थी वो। और ऐसा लगता है ऋषांक, एक आखिरी सवाल और फिर हम लोग रैपिड फायर की तरफ जाएंगे, जहां पर बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको जवाब देना होगा। पर चूंकि आपने 2018 की याद दिला दी, मेरा जो सवाल था वो महाराष्ट्र को लेकर, नेशनल को लेकर, वो आपने बताया। तो जब नेशनल की बात हो गई तो 2018 आपके लिए एक और मायने में लकी था। दुबई मास्टर्स में, कबड्डी मास्टर्स में भारत ने वो टाइटल जीती थी। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुके थे, भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो उन यादों को थोड़ा सा बताइए। 2018 जब आपने महाराष्ट्र में चैंपियनशिप जीती, उसी साल भारतीय टीम में आप आए और आपने दुबई में जाकर कबड्डी मास्टर्स की टाइटल भी जीती। तो कैसा था वो पल? देखिए, वो साल ही बहुत अच्छा था मेरे लिए, 2018 का साल जो था, क्योंकि बहुत अच्छे से जो शुरुआत हमारी हुई कि नेशनल हम जीते और चैंपियन बने। उसके बाद इंडिया कैंप लगा और उसमें दुबई मास्टर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो खुश था मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहीं पे खेलने मिलेगा मुझे। और हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है, हर एक प्लेयर का ड्रीम है कि वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे। और हमने उस टाइम पे रिप्रेजेंट किया, और सभी अच्छे प्लेयर्स थे, मतलब जो भी इंडिया के टॉप प्लेयर्स थे वो मौजूद थे। और उस टीम के साथ खेलना एक अचीवमेंट ही कह सकता हूँ मैं। और खुश था मैं, क्योंकि दुबई में खेल रहे थे और हमने वहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीता। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अचीवमेंट। चलिए अब जल्दी से हम लोग रैपिड फायर की तरफ चलते हैं ऋषांक, जहां पर मैं आपसे सवाल करूंगा और बिना सोचे हुए आपको बिल्कुल फटाक से जवाब देना है। सोचने का टाइम यहां पर नहीं रहेगा, और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरू करूं। डन डन, शुरू कर। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा कि बेस्ट फ्रेंड एट यूपी योद्धा। मोहसिन मकसूदलू, जो ईरान से है, तो वो मेरा रूम पार्टनर भी रहा है, और बहुत अच्छा फ्रेंड है। जैसे सीजन वाइज था, तो सीजन 5 में जब मैं था तब प्रशांत राय जो था वो बहुत क्लोज था मेरे। और अब जो मोहसिन मकसूदलू है। तो मोहसिन मकसूदलू और प्रशांत राय, दो बेस्ट फ्रेंड यूपी योद्धा में जब प्रशांत राय खेल रहे थे। अगर कबड्डी प्लेयर आप नहीं होते तो क्या होते? कबड्डी प्लेयर में नहीं होता तो मैं एक क्रूज पे जॉब पे होता, शिप पे। बताया था आपने जब आप पहली जॉब हाँ, जो आपकी लगी थी। कबड्डी में आपका आदर्श? अनूप कुमार, राकेश कुमार।
अनूप कुमार, ये राकेश दोनों। कुमार, वाह शानदार। और एक ऐसा एथलीट जो कबड्डी खिलाड़ी ना हो और उसको आपको देखना बहुत अच्छा लगता हो, कोई भी किसी भी खेल का वो खिलाड़ी हो सकता है, कौन है वो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि वाह। मैं जब स्कूल में फुटबॉल खेलता था तो मैं उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, और पहला सीजन था उसका जब मैन्यू में वो आया था, तो तब से मैं उसका फैन था। क्योंकि बहुत प्लेयरों को दूसरे प्लेयर पसंद थे, पर मुझे ऐसा था कि उसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि वो बहुत फास्ट था फील्ड पे, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, और अब तक आप देख सकते हो कि उसकी जर्नी जो है, उसने इतना इंस्पायर किया है लोगों को अपने फिटनेस से, और ये एज में भी वो नंबर वन पोजीशन पे है अभी फुटबॉल के पूरे इसमें, तो उनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। क्या आपका जो नंबर 7 है वो भी रोनाल्डो की हाँ वजह से तो ही? हाँ हाँ, शुरुआत में तो उसके वजह से ही था, क्योंकि कबड्डी में जब कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने नंबर 7 लेके ही सभी टूर्नामेंट खेले थे, तो उस वजह से ही है। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी हो लेकिन चलिए, आपने उस सस्पेंस को हटा के रोनाल्डो किया। यूपी योद्धा में सबसे अच्छा स्टाइल किस खिलाड़ी का लगता है, प्लेइंग स्टाइल? प्लेइंग स्टाइल, देखिए मोनू रीडिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्किलफुल है वो, और सभी क्वालिटीज है उसमें, तो यूपी योद्धा में मोनू बहुत ही ऐसे स्किलफुल रेडर है। और मैट पर ऐसा रेडर जिसके साथ आपको खेलने में बहुत अच्छा लगता हो, साथी? ओवरऑल क्या, क्या अपने अपने टीम में? रेडर, रेडर, हाँ, यूपी योद्धा में। यूपी योद्धा में जी, साथ ही दोनों देखिए बता दीजिए आप। श्रीकांत और मेरा बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन रहा है लेफ्ट राइट का, तो उसके साथ भी महाराष्ट्र से वो तो एक अच्छा अटैचमेंट है उसके साथ भी। और ओवरऑल? ओवरऑल अनूप कुमार के साथ हमेशा से मतलब उन्होंने जब भी मैं मुंबई टीम में था तो उन्होंने मुझे, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। यही कहना चाहूंगा मैं कि हर एक सिचुएशन को रीड करने का, और कैसे अपने आप को उस टाइम पे मतलब वो सिचुएशन को यूटिलाइज करके पॉइंट स्कोर करने का, तो ये सब चीजें उनसे बहुत सीखने मिली है, तो मैं वो मिस करता हूँ कि उनके साथ जो पार्टनरशिप रहता था हमारा, वो जो मैं मिस करता हूँ। चलिए, और बिल्कुल आखिरी रैपिड फायर का ये सवाल, क्योंकि पिछले सीजन में हमने ये भी देखा था कि अब आप पे ऑलराउंड स्किल भी आपकी सामने आ रही है, आपका डिफेंस भी बड़ा अच्छा नजर आया था, अच्छे टैकल्स आपने किए थे। तो कौन है पीकेएल में, प्रो कबड्डी लीग में, आपका फेवरेट ऑलराउंडर? ऑलराउंडर, देखिए पवन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो रेड भी कर सकता है, और हर एक पोजीशन जो है, जैसे कि जब भी उसकी टीम को एक राइट कवर की जरूरत है तो वो उस पोजीशन पे आ जाता है, या फिर राइट कॉर्नर की जरूरत है तो उस पोजीशन पे आ जाता है, वो एज ए सपोर्टर भी बहुत अच्छा खेल लेता है, तो ऑलराउंडर के रूप में पवन बहुत सही है। चलिए, एक फैन का आपसे सवाल है, ये मेरा नहीं है इसलिए वो ले लेते हैं। निशा शेट्टी हैं, वो जानना चाहती हैं कि आपका फेवरेट मैंगलोरियन फूड कौन सा है, और एक्टर और एक्ट्रेस फेवरेट कौन है आपके? निशा पूछ रही हैं ये आपसे। अच्छा, मैंगलोरियन फूड जो है, इडली सांभर बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, और एक्ट्रेस में अनुष्का शेट्टी जो है। एक बार फिर स्वागत है आपका। फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन रिशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी चर्चा और बाकी है, उसको भी आगे हम बढ़ाते हैं तुरंत। हम कोशिश कर रहे हैं रिशांक को एक बार फिर से जोड़ने की हमारे साथ, और वो बिल्कुल छोटा सा जो एक सेगमेंट है वो अधूरा रह गया है। ऐसा लगता है कि जैसे समय जो है वो कुछ लंबा निकल गया, इस वजह से जो लाइव है हमारा वो बीच में इंटरप्ट हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिशांक को एक बार फिर तुरंत ऐड करें। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि रिशांक हमारे साथ जुड़े हैं, और उनको भेज दिया दी है रिक्वेस्ट, और वो एक्सेप्ट करने वाले। रिशांक, इंटरप्ट हो गया था, बीच में कट गया था, बिल्कुल। मैं आपका जवाब आ चुका था शायद। निशा जो पूछ रही थी कि
मैंगलोरियन फूड आपका फेवरेट क्या है, तो आपने जवाब दे दिया था वो इडली सांभर, और एक्ट्रेस भी अनुष्का शेट्टी आपने उन्हें बता दिया था। तो रैपिड फायर राउंड खत्म हो गया निशांक, लेकिन दोबारा जो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं उसका एक मकसद ये है, जो इंटरप्ट हो गया था और उसके बाद हम वापस आपके पास आ रहे हैं, कि जो जैसा हमने पहले वादा किया था यूपी योद्धा के फैंस को, युवाओं को, यंगस्टर को जो कबड्डी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे वादा किया था कि रिशांक आपको इस लाइव के अंत में बताएंगे कि कैसे वो जुड़ सकते हैं और कौन सी ऐसी एकेडमी है जो उनको आगे ले जा सकती है। तो रिशांक, यही मेरा सवाल भी है आपसे कि यूपी योद्धा जिसके लिए आप खेल भी रहे हैं, एक बड़ी टीम है यूपी योद्धा बीके एकेडमी, इसकी शुरुआत होने जा रही है और ये यंगस्टर्स के लिए एक कैसा मंच हो सकता है, कैसा प्लेटफॉर्म हो सकता है रिशांक? देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, जैसे बिल्कुल बिल्कुल रिशांक, आप बोलें, सुन रहे हैं। एकेडमी ओपन करने का, और उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी ग्रास रूट लेवल पे ये प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं और अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज मिलेगी, जो भी यंग प्लेयर्स है, जो भी यंग टैलेंट है, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। दिल्ली से 2 घंटे के कबड्डी एकेडमी, तो जिसको भी अगर उस एरिया से जो कोई भी यंगस्टर्स है जो इंटरेस्टेड है कबड्डी एज ए करियर चूज करने के लिए, तो उनको ये फैसिलिटी का क्या बोलते हैं एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज अब तक कबड्डी का जो भी है एकेडमी ऐसा ओपन हुआ नहीं है कहीं पे भी। तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है इतने बड़े स्तर पर कि प्रो कबड्डी की एक टीम है वो एक एकेडमी को चलाएगी। तो ये प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और प्रैक्टिस के लिए। और यूपी योद्धा टीम के प्लेयर्स तो वहाँ पे रहेंगे ही गाइड करने के लिए हमेशा। और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार विजिट करना चाहिए। उसके बारे में इंक्वायरी तुम्हें यूपी योद्धा के हैंडल पे मिलते ही रहेगी। तो ऐसे ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है यूपी योद्धा ने, तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत थी अभी कबड्डी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमी ओपन हो, और जिससे कि कबड्डी ये गेम जो है बहुत इजीली, मतलब कोई भी कनेक्ट कर सकता है, मतलब जुड़ सकता है उस गेम से। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी ओपन करने के लिए। बिल्कुल, तो जो भी यंगस्टर्स हैं वो जरूर ध्यान रखें, यूपी योद्धा बीके एकेडमी जिसकी शुरुआत होने जा रही है। रिशांक ने भी जैसा बताया कि एक बेहतरीन एकेडमी रहेगी, और यूपी योद्धा के सैंडल पे, वेबसाइट पे और जो जानकारी है वो हम आपको देते भी रहेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। रिशांक, बिल्कुल अंत में एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे अपने फैंस को, खासतौर से जो आज फैंस जुड़े हैं, बहुत तादाद में फैंस जुड़े हैं और सब यही चाह रहे हैं कि रिशांक एक बार उनका नाम लेकर हाय बोले, लेकिन ये जाहिर तौर पर मुमकिन तो नहीं है कि एक एक करके आप सबको हाय बोले, लेकिन अपने फैंस को क्या कहेंगे? देखिए, मैं मेरे फैंस को यही कहना चाहूंगा कि हमेशा से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैं किसी भी टीम में हूँ या कहीं भी मैचेस खेल रहा हूँ मेरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट से, हमेशा से मेरे फैंस ने बहुत सपोर्ट किया, और वही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है मेरे गेम को लेके। और अच्छा है मेरे लिए बहुत ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे फैन से कि हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे से जितना अच्छा हो सके मैं अपने आप को फिट रखूँ और अच्छा खेलने की कोशिश करूँ। तो सभी फैंस को मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा कि मेरा लाइव सेशन उन्होंने देखा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे, और थैंक यू कहना चाहूँगा बस। रिशांक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिशांक, आपसे बात करके सच में दिल खुश हुआ, और जैसा माना जाता है कि एक बड़े खिलाड़ी हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी हैं आप, आपके अल्फाजों में वो बातें निकल कर आ रही थी और एक इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यूपी योद्धा के साथ हम जुड़ने के लिए, इस इंस्टा लाइव में हमारे साथ आने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। तो दर्शकों, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते गुरुवार को ही एक नए खिलाड़ी के साथ। देखते हैं कौन होता है इस बार। तब इजाजत, बाय बाय।